हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए उपयोगी टॉपिक लैंड फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड अर्थात वायु के निक्षेप से बनने वाली आकृतियों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वायु के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, निक्षेप का मतलब होता है जमाव। इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। वायु के कार्य, वायु के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। अपर्दन, अपर्दन मतलब होता है कटाव। उसके बाद दूसरा शब्द आता है बहाव, परिवहन, और तीसरा शब्द आता है निक्षेपण मतलब जमाव। अपर्दन मतलब कटाव करने के बाद उन पदार्थों को, मलबों को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहित करना, और तीसरा होता है निक्षेपण, उसको अन्यत्र लेकर के डिपॉजिट कर देना। तो ये 3 बातें आती हैं। वैसे ही नदियों के द्वारा भी अपर्दित होना, बहाव होना, परिवहित होना और निक्षेपण होना। वही कार्य यहाँ पर हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ किसी भी धूल, कंकड़, इन सबको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और उड़ा करके ले जा करके अन्यत्र जमाव कर देती है। ये 3 बातें होती हैं। तो यहाँ पर हम निक्षेपण होता है, मतलब होता है जमाव से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। बालू सहित बहती हुई हवा में जहाँ पर भी मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती है, बाधा किसी भी प्रकार की बाधा हो सकती है, जैसे मार्ग में बिजली के खंभे का आ जाना, पेड़ों का आ जाना, जल तल का आ जाना, यानी किसी भी प्रकार का बाधाएं उत्पन्न होना। और जैसे ही बाधा आती है वैसे ही प्रारंभ हो जाता है निक्षेपण होना, यानी पदार्थों का वहाँ पर जमाव होना। यानी हवा और बालू दोनों की गति क्या होती है, यहाँ पर टूट जाती है, अतः क्या होता है, जमाव प्रारंभ होता है। और यही बाधाएं जो होती है क्या होता है, निक्षेप कार्य में सहायक हो सकते हैं। तो हवा की निक्षेप के कार्य से अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे सबसे पहली बात क्या बनती है, उर्मिकाएं। उर्मिकाएं बनना, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। तो हम सबसे पहली बात देखते हैं उर्मिकाएं। रेतीले मरुस्थल में समतल सागर तल पर इस सागरी लहरों की भांति निशान पाए जाते हैं, और इन निशानों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उर्मिकाएं बनती हैं। इनका निर्माण पवन की दिशा में समकोण पर महीन रेत के निक्षेपण से होता है, और पवन की दिशा के परिवर्तन के साथ ही ये बिगड़ जाते हैं। वायु के जमाव से बनी सबसे महत्वपूर्ण आकृति इसके बाद आता है बालू का स्तूप का है। बालू का स्तूप शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में वायु के जमाव से बनी सबसे महत्वपूर्ण आकृति बालू का स्तूप है। ये कई प्रकार के होते हैं और ये समुद्र तट के निकट और मरुस्थल दोनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का निर्माण रेत की अधिकता और हवा की दिशा, वेग, बालू के जमाव का समुचित स्थान, मार्ग की बाधा आदि के कारण से होता है। इसके निम्न प्रकार हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, दूसरा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, इसमें हवाएं जो है सामने से आती है और बारीक बारीक कण जो है यहाँ पर जमा होते रहता है। इसका आगे का ढाल तेज होता है और बहाव की ओर का भाग जो होता है ढाल धीमा होता है। इन्हीं का विकसित रूप क्या कहलाता है, इन्हीं का विकसित रूप ये बरखान कहलाता है। बालू का स्तूप का ही रूप है बरखान। ये ऐसे अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं और थार मरुस्थल में कहीं कहीं पाए जाते हैं। वहीं बरखान जो है ये बरखान है। बरखान कहाँ पाए जाते हैं, सहारा के मरुस्थल में पाया जाता है। बरखान में मिट्टी के मोटे कण होते हैं और इसके ऊपर महीन कण बिछते चले जाते हैं। ये धीरे धीरे विशेष आकृति ये बरखान बनाते हैं। इसके बाद अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये जो है कि कैसा होता है, 2 से 5 किलोमीटर लंबाई में रेत जो है फैल जाता है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 20 से 50 मीटर ऊंची ये स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनता है। और तीसरा है लंबवत बालू का स्तूप। लंबवत यानी ऊंचाई में ये बनता है ये बालू का स्तूप जो है, और ये एक के ऊपर एक कई स्तूप जो है बनते चले जाते हैं।
तो इसको हम क्या कहते हैं, लंबवत बालू का स्तूप। ये टीले के रूप में एक ही दिशा में चलने वाली पवन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहती हुई पवन के सामने और बाधा आने से क्या होता है, इसका निर्माण होने लगता है और कुछ स्तूपों के मध्य में निम्न क्षेत्र में भंवर पड़ जाता है और साथ ही पवन के जमाव का स्थान बदलकर होते रहता है। बड़े बड़े मरुस्थलों में तूफानी आंधियों के चलने से भारी मात्रा में रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और इससे पुराना बालू का स्तूप अपना स्थान छोड़ करके पवन के साथ नया एक रचना बना लेती है। तो इस प्रकार से ये लंबवत बालू का स्तूप बनती है। यानी एक स्थान से जब पुराना बालू का स्तूप जो है क्या करती है, अपना स्थान छोड़ देती है और छोड़ करके उसको बहा करके हवाएं जो है ले जाती है और एक नई रचना करती है। तो इस प्रकार से लंबवत बालू का स्तूप का निर्माण करता है। तीसरी बात आती है बालू का चादर। बालू का चादर अर्थात वो पूरा का पूरा क्षेत्र किससे, बालू की चादर से बिछ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बालू का चादर कहा जाता है। और हम क्या देखते हैं, इसमें अनेक प्रकार के इसके रूप होते हैं। बरखान, बरखान तो आपने देखा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का ही रूप है। बालू का चादर होता है, इसमें पेडिमेंट बनता है, बजाडा बनता है, प्लाया या छिछले दलदल बनते हैं। जैसे हम पेडिमेंट हम किसको कहते हैं, पेडिमेंट से तात्पर्य होता है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसल वर्ग के पदी भाग में एक सामान्य ढाल ये वाला मैदान विस्तृत होता है। ऐसे चिकने चट्टानी समतल भूभागों को पेडिमेंट कहलाता है। ये मुख्यतः पानी के कटाव और अपक्षय से बनता है। इसके पीछे के पर्वतीय भाग काफ़ी तेज ढाल वाला होता है। ऐसे पेडिमेंट के आगे के भाग में बारीक मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और दूसरी बात आती है बजाडा। बजाडा से तात्पर्य होता है ठीक पेडिमेंट के नीचे का भाग कुछ मोटे कण वाले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बजाडा कहलाता है। बजाडा जो होता है यानी इस रेगिस्तानी भागों में मोटे मोटे कण जो है बजाडा के रूप में ये पाए जाते हैं। इसमें इसका निर्माण जो है यानी पेडिमेंट के निर्माण के समय ही बह करके आए पदार्थ रेत जमा होती है और ऊंचे या उभरे भागों के कटाव जो है निचले भागों में जमा होते रहता है। इसी कारण से इसका ढाल धीमा होता है, फिर भी लहरदार होता है। और तीसरी बात आती है कि प्लाया या छिछले दलदल। तीसरी बात क्या आता है, प्लाया या छिछले दलदल भाग जो होते हैं ये अर्ध मरुस्थलीय भागों में प्रदेशों में जो नदी नाले बहते हैं उनका पानी मरुस्थलीय या बालू के जमाव से ही होकर के सोख लिया जाता है। यहाँ पर अंतर्देशीय प्रवाह पाया जाता है। जिन भागों में नदी नालों का पानी इकट्ठा होता है वहीं इनके साथ नमक या क्षार भी जमा होते रहते हैं और यहीं पर जमाव में नमक सम्मिलित होने के कारण यहाँ कठोर जमाव या डूरा पृष्ठ बनते जाते हैं। तो वर्षा के दिनों में पानी भरने पर यहाँ खारे दलदल बन जाते हैं। तो ऐसे दलदल कहाँ पाए जाते हैं, मैक्सिको या संयुक्त राज्य या अमेरिका में। किसका दलदल होता है, ये नमक युक्त होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लाया या छिछले दलदल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा वायु के निक्षेप से बनने वाली आकृतियां। एक और आकृति बनती है वो होती है लोयस। लोयस जो होता है बारीक बहाव के द्वारा, वायु के बहाव के द्वारा ला करके निक्षेपित की गई बारीक मिट्टी के कण को हम क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। ये बहुत ही बारीक होती है मिट्टियाँ और कई बार पानी के साथ ये घुल भी जाती है। ये मिट्टियाँ जो होती हैं इसी को क्या कहा जाता है, लोयस कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार रूप में भी पाई जाती है। लोयस जो होता है पवन द्वारा उड़ा करके लाए गए सूक्ष्म कणीय वायु के निक्षेप होते हैं और ये मरुस्थल के बाहरी क्षेत्रों में जमा होते हैं। लोयस का नामकरण जो है फ्रांस के लोयस गांव में जमा ऐसी ही मिट्टी के आधार पर किया गया और इस मिट्टी का रंग पीला हल्का भूरे रंग का होता है। क्या कहा गया, इसको लोयस कहा जाता है। लोयस कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। ये कहाँ पर बनता है, मरुस्थल के बाहरी क्षेत्र में ये डिपॉजिट हुआ या निक्षेपित किया हुआ बारीक मिट्टी के कण, रेत के कण होते हैं। हमने इस प्रकार से देखा, क्या देखा, लोयस।
इस प्रकार से वायु के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों का हमने अध्ययन किया। और बच्चों, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।